इंडियन आर्मी ने दावा किया है कि पाकिस्तान के निशाने पर हमारे देश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक गोल्डन टेंपल था। हालांकि भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। यानी मुनीर की बाबर और शाहीन जैसी मिसाइलें भारतीय एयर डिफेंस से टकराकर हवा में ही खाक हो गई। और अब सेना ने उन हथियारों का डेमो भी दिखाया है जिनकी मदद से गोल्डन टेंपल पर हुए हमले को सैनिकों ने नाकाम कर दिया। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की जय। ये हुंकार उन जाबाज फौजियों के हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। उन्हीं में से एक टारगेट था सिखों का सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेंपल। कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेंपल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी। ये भारतीय सेना का इकबालिया बयान ही है, पाकिस्तान की नापाक हरकत को बयां कर रहा है। लेकिन अब जरा इस हरकत को नाकाम करने के हथियार देखिए। भारत का पहला एयर डिफेंस हथियार बना आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसके मिसाइल को डिटेक्ट करने का डेमो आप देख रहे हैं। भारत का दूसरा सबसे कारगर हथियार साबित हुए L-70 एयर डिफेंस गन, जो दुश्मन की किसी भी UAV या मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। कैसे, इस वीडियो में वो भी दिखाया गया। तीसरा रक्षक है इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड। ड्रोन का मुकाबला करने के लिए रडार, जैमर और काइनेटिक इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करने वाला एक मल्टी लेयर सिस्टम है, जिसने उधमपुर और पठानकोट जैसे क्षेत्रों में 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोनों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया और गोल्डन टेंपल की सुरक्षा के लिए कमाल करके दिखाया। मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा AD वॉल को ब्रीच किया जा सके। यानी पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को टारगेट करने की जो नापाक साजिश रची, इंडियन एयर डिफेंस ने उस साजिश को हवा में ही तबाह कर दिया। और चलिए अब आपको भारतीय सेना के उन हथियारों से रूबरू कराते हैं जिनके आगे चीन की मिसाइलें, तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तान की शाहीन सब फेल हो गए। भारत का पहला एयर डिफेंस हथियार है आकाश मिसाइल सिस्टम। इसी ने गोल्डन टेंपल पर हमले को नाकाम किया और पाकिस्तान के साथ वॉर में गेम चेंजर साबित हुआ। ये मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली है और करीब 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन फाइटर या मिसाइल्स को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। गोल्डन टेंपल पर पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने में दूसरा सबसे बड़ा हथियार साबित हुई L-70 एयर डिफेंस गन, जो प्रति मिनट 300 से ज्यादा राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। इसकी रेंज 3 से 4 किलोमीटर है और इसे रडार पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। हाल ही में इस गन को आज की तकनीक के हिसाब से दिन और रात दोनों वक्त ऑपरेट करने के लिए हाई रेजोल्यूशन सेंसर, कैमरे और रडार सिस्टम से अपग्रेड किया गया है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान के निशाने पर गोल्डन टेंपल ही क्यों था? गोल्डन टेंपल क्यों था पाकिस्तान का टारगेट? क्या मुनीर ने दिए थे गोल्डन टेंपल पर हमले के आदेश? क्या सिविल और धार्मिक प्लेस पर हमला करना चाहता था पाकिस्तान? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई तलाश रहा है, क्योंकि इंडियन आर्मी के दावे ने पाकिस्तान के डर्टी प्लान को बेनकाब कर दिया। सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेंपल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। दरअसल पाकिस्तान का गोल्डन टेंपल को टारगेट करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। गोल्डन टेंपल पाकिस्तान के नजदीक होने के चलते आसान टारगेट था। गोल्डन टेंपल पर अटैक कर भारत की धार्मिक आस्था पर प्रहार करना चाहता था पाकिस्तान। इस हमले के जरिए पाकिस्तान का एक मकसद सिखों को भड़काना भी हो सकता है, क्योंकि गोल्डन टेंपल भारत की धार्मिक आस्था के सबसे पवित्र और प्रमुख स्थानों में से एक है, सिखों का सर्वोच्च धार्मिक स्थल। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की फौज के टारगेट पर गोल्डन टेंपल था। लेकिन इंडियन आर्मी के किलर एयर डिफेंस ने मुनीर के शाहीन और बाबर को मिट्टी में मिलाकर हमले को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना के शौर्य की गवाही देता एक और वीडियो अब सामने आया है, जिसमें इंडियन आर्मी के जवान जमीन से आसमान में उड़ रहे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराते नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा पराक्रम रच दिया जिसे सुनकर हर देशवासी की छाती गर्व से चौड़ी हो जाए। जरा इस वीडियो को देखें, जिसमें सेना के अदम्य साहस और वीरता साफ दिखाई दी। कैसे जवानों ने सीमा पार से आए ड्रोन और मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। 53 सेकंड के वीडियो में दिखता है कि कैसे सेना के पराक्रमी सपूतों ने पाकिस्तान की तरफ से हुए घातक हमलों को न केवल रोका बल्कि दुश्मन की चौकियों को राख में मिला दिया। बारूद की हर चिंगारी में बदले की आंख थी और धमाके में वीरता की गरज।
दरअसल बौखलाए पाकिस्तान ने 7 से 10 मई तक ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की, पर भारत की सेना हर प्रहार पर ढाल बनी खड़ी रही। पाकिस्तान के 11 एयरबेसों का विनाश ये सिर्फ युद्ध कौशल नहीं, ये राष्ट्रभक्ति की पराकाष्ठा थी, जिसकी गवाही पूरी दुनिया बनी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान पर ड्रोन अटैक के पीछे आसिम मुनीर के बदले वाली रणनीति अब एक्सपोज हो चुकी है। मुनीर ने आतंकवादी मसूद अजहर से ये वादा किया था कि आतंकवादियों की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा, और उसके बाद 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए। इन ड्रोन मिसाइल्स पर आतंकवादियों के नाम लिखे गए थे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक की कोशिश जरूर हुई, लेकिन सभी पल भर में तबाह कर दिए गए। क्योंकि भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर का आतंकी अड्डा तबाह हो चुका था। परिवार के 10 से ज्यादा सदस्य बेमौत मारे गए थे, जिसका बदला लेने का भरोसा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दिया और एक एक ड्रोन पर आतंकियों का नाम लिखकर भारतीय सीमा पर हमले किए। ड्रोन पर मसूद की फैमिली का नाम लिखा था। मारे गए आतंकियों के नाम से ड्रोन भेजे गए थे। मसूद अजहर को खुश करने के लिए अटैक किए गए और आतंकियों के नाम से मिसाइल हमले भी किए गए। यानी भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मौत आतंकियों की हुई, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ इसे पर्सनल वॉर समझ बैठा और सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों के लिखे नाम वाले ड्रोन और मिसाइल से हमला करने लगा। लेकिन सीमा पार से जितने भी ड्रोन आए, सबको S-400 ने मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान जिस लेवल पर जाकर आतंकवाद को सरकारी समर्थन दे रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। ये कोई सीमा पार झड़प नहीं, बल्कि रणनीतिक हमला था, जिसकी पोल पाकिस्तान से आई तस्वीर ने ही खोल दी। अगली खबर का हम रुख करेंगे बात पते की में। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया था। सेना का हर एक प्रहार सटीक था, टारगेट लॉक था। बस निशाना लगाते ही सीमा पार आतंकी अड्डे तबाह हो गए। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में फायरिंग की और इसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर आपने देखी। भारतीय सेना ने न सिर्फ आतंकियों के अड्डों को मिट्टी मिलाया, बल्कि सीमा पार पाकिस्तानी सेना के पोस्टों को भी उड़ाया। लेकिन इस ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया गया, जी न्यूज आपको दिखा रहा है। 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पर कई सारी हमारी जो आर्टिलरी है वो भी यहाँ पर यूज हुई, और वो दिखा रहे हैं हम किस तरह से इस मीडियम आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। ये वही आर्टिलरी है जिनसे पाकिस्तान में तबाही मचाई। पाकिस्तान में तबाही की एक एक स्क्रिप्ट सेना के यही जाबाज लिख रहे थे। कैसे, वो भी देखिए। यहाँ से ये पहले उठाते हैं आर्टिलरी, यहाँ पे एम्यूनिशन उठाते हैं और उसके बाद इसके अंदर डाला जाता है, और यहीं से पाकिस्तान की तरफ जो फायर है वो किया गया है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी जो सेना की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर उड़ाई गई हैं। जब सीमा पार से पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना के जांबाजों ने कैसे जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। गोली उन्होंने चलाई थी, पर धमाका हमने किया। हमारा हर शेल टारगेट पर प्रिसाइज गिरा है और एक्यूरेट गिरा है। बहुत पाकिस्तानी पोस्ट उड़ाई है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान भले ही कितने ही झूठे दावे कर ले, लेकिन उस रात भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान में जो दिवाली खेली, उसे पाकिस्तान मरते दम तक नहीं भूलेगा। भारतीय सेना के जांबाजों का जोश उस रात भी हाई था और आज भी हाई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की अहम भूमिका रही। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए तुर्की के ड्रोन भी सिस्टम के आगे फुस साबित हुए। और ये भारत के वही एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान का हर वार नाकाम हुआ। इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। ये एक वेपन है जिसकी मदद से करीबन 10 से 15 किलोमीटर तक ये जो वेपन है वो मार कर सकता है। ये जो गन है वो मार कर सकती है, और इसकी मारक क्षमता की वजह से ही इसे कई गुना ज्यादा खास जो है वो इसे माना जाता है। भारतीय एयर डिफेंस नेटवर्क में शामिल आकाश तीर सिस्टम, अर्ली वार्निंग रडार, शॉर्ट रेंज रडार और अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स को सीमा पार करते ही ढेर कर दिया। यहाँ पे इसी जगह पर जहाँ भी आप खड़े हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे ड्रोन स्वॉर्म अटैक की कोशिश की गई थी एनिमी के द्वारा, लेकिन उन सबको हमने नाकामयाब बनाया, क्योंकि हमने इफेक्टिवली सबको एंगेज किया और न्यूट्रलाइज किया। इसी सिस्टम की मदद से पाकिस्तान की ओर से किए गए कई हवाई हमलों को रियल टाइम ट्रैक किया और उन्हें लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही जमींदोज कर दिया गया। यही वो निगाहें हैं, यही वो नजरें हैं और यही वो निशाना है जिसने पाकिस्तान के भेजे हुए एक एक टारगेट को जमींदोज किया।
आकाश तीर जैसे अत्याधुनिक सिस्टम की तैनाती ने भारतीय वायु क्षेत्र को अभेद्य बना दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अब न केवल जमीनी लड़ाई में बल्कि हवाई सुरक्षा में भी पूरी तरह आत्मनिर्भर और सशक्त है। इस ऑपरेशन के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम की कार्यक्षमता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानियों ने अब पुर्तगाल में भारतीय दूतावास को टारगेट कर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय दूतावास से ऐसा जवाब मिला कि पाकिस्तानी भी दंग रह गए। यानी मुनीर की तस्वीर दिखाते दिखाते पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पिक्चर दिख गई। इसे ही कहते हैं अपनी भद्द खुद पिटवाना। पहले तो भारत के मिसाइल स्ट्राइक से पिटने के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तानी नाकामी उजागर हुई। अब अपनी कायरता का प्रचार पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ये उसी की एक बानगी है। पाकिस्तानियों ने पुर्तगाल के लिस्बन में भारतीय दूतावास के सामने पाकिस्तानियों ने कायराना विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। हालांकि भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। जरा दूतावास के बाहर लगे पोस्टर्स को देखिए जिन पर लिखा है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, यानी इंडियन एम्बेसी ने पाकिस्तानियों के जले पर नमक छिड़क दिया। अब भारतीय दूतावास के इस शानदार जवाब की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पुर्तगाल पुलिस ने भी प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तानियों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दावा है कि पाकिस्तानी पत्रकार ने ये किया है और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दहशतगर्दी वाले प्लान को एक्सपोज कर दिया है और बता दिया पहलगाम में धर्म पूछकर मासूमों को मारने वाले दहशतगर्द के साथ साथ पाकिस्तान के कमांडो थे। अब तक जिसे आतंकी समझ रहे थे वो सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि आतंक की खाल में मुल्ला मुनीर का पालतू कमांडो है, जिसकी ट्रेनिंग हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए हुई, जिसकी गवाही पाकिस्तानी पत्रकार दे रहा है। आफ्ताब इकबाल ने खुलासा किया कि 4 आतंकियों में 2 पाक कमांडो थे। आतंकी मूसा और तलहा पाक कमांडो थे। दोनों आतंकी कमांडो यूनिट का हिस्सा रहे हैं। इन दोनों को पाकिस्तान में हमले की ट्रेनिंग मिली थी, यानी पाकिस्तान अब सीधे तौर पर अपनी सेना के कमांडो को भारत में आतंक फैलाने के लिए भेज रहा है। इस खुलासे के बाद भारतीय जांच एजेंसियां अब और अलर्ट हो चुकी हैं। कश्मीर में आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पहलगाम में दहशत फैलाने वाले आतंकियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। भारत के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया जारी है। जो ऑपरेशन सिंदूर में बच गए अब उन्हें गुमनाम कातिल ठिकाने लगा रहे हैं और बेमौत मारे जाने वालों में एक बड़ा नाम लश्कर-ए-तैयबा के नेपाल चीफ सैफुल्लाह का जुड़ गया है। और इसी के साथ लश्कर का नेपाल मॉड्यूल भी ध्वस्त हो गया। नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहे सैफुल्लाह ने नेपाली महिला नगमा बानो से शादी की थी और वहीं अपना ठिकाना बना लिया था। नेपाल में अबू सैफुल्लाह के कई नाम थे, जिनमें विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम, खालिद, वलीउल वाजिद, सलीम भाई, साई रजा और अब्दुल रहमान से उसके नेटवर्क के लोग उसे जानते थे। सैफुल्लाह 2000 के दशक की शुरुआत में इंडिया में सबसे हाई प्रोफाइल और घातक आतंकवादी हमलों का सूत्रधार था। खुफिया रिकॉर्ड के अनुसार लश्कर के नेपाल मॉड्यूल चीफ होने के दौरान उसने स्लीपर सेल बनाने, स्लीपर सेल के मेंबरों को भर्ती करने और भारत नेपाल सीमा से लश्कर के कमांडरों की आवाजाही को आसान बनाता था। उसकी भूमिका आतंकवादी घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और भारत में लश्कर स्लीपर नेटवर्क को विस्तार करना था। सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबाजी का सहयोगी था। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर आने के बाद सैफुल्लाह 2017 में नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान में उसे गाजी का खिताब दिया गया और ISI के संरक्षण में सिंध में बसाया गया। अब उसी सिंध में सैफुल्लाह मिट्टी में मिल गया। आतंक फैलाने वालों के जहन में भी मौत का आतंक दिखता है, बस दिखाने वाला चाहिए। सैफुल्लाह की मौत के बाद उसके जनाजे में कुछ इसी तरह की दहशत में नजर आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी। आतंकी के जनाजे में खौफ का साया है। गवाही जनाजे की तस्वीरें दे रही हैं, क्योंकि लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह को विदाई देने पहुंचे तो AK-47 के साए में। जरा हथियार से लैस इन लोगों को देखिए, ये आतंकियों के खौफ की गवाही है। डर इतना कि संगीनों के साए में आतंकी सैफुल्लाह को विदाई देने आए हैं, क्योंकि इन्हें भी डर है उस गुमनाम कातिल का जो भारत के दुश्मनों का विकेट गिरा रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि लश्कर के आतंकी को अंतिम विदाई पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दी गई, यानी जो जितना बड़ा दहशतगर्द उतना बड़ा सम्मान। अब जरा पाकिस्तान का एक और काला सच देखिए। आतंकी सैफुल्लाह के जनाजे में अमेरिका और भारत में आतंकी घोषित और लश्कर-ए-तैयबा का एक और कमांडर फैजल नदीम भी शामिल हुआ, हालांकि वो भी संगीनों के साए में था।
दरअसल लश्कर के नेपाल मॉड्यूल के चीफ सैफुल्लाह के 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसके जनाजे की यह तस्वीर सामने आई है। तेलंगाना पुलिस की सतर्कता से हैदराबाद में आईएसआईएस की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया और 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया। पकड़े गए दोनों आतंकवादी हैदराबाद में बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। क्योंकि पुलिस को समय रहते आईएसआईएस मॉड्यूल के प्लान हैदराबादी की भनक लग गई थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस और तेलंगाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। तेलंगाना काउंटर इंटेलिजेंस और आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन शुरू किया और धमाके की साजिश रचने वाले आईएसआईएस आतंकियों को दबोच लिया। पुलिस ने विजयनगरम से आतंकी सिराजुर रहमान और सिकंदराबाद के भोईगुड़ा से सईद समीर को गिरफ्तार किया। इन आतंकियों के घर की तलाशी ली जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। जांच में पता चला है कि आतंकियों ने ऑनलाइन विस्फोटक खरीदे और विजयनगरम में विस्फोट का ट्रायल किया। यही नहीं, आईएसआईएस मॉड्यूल ने सऊदी अरब से सिराज और समीर को आदेश दिए थे। फिलहाल आईएसआईएस के आतंकी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को तबाह किया गया, कई आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन अब कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि विदेश मंत्री जयशंकर चुप हैं। उनकी ये चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं दोबारा पूछूंगा कि पाकिस्तान को हमले का पता होने की वजह से हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए। ये सिर्फ चूक नहीं थी, ये अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं के डीजीएमओ पूरे हमले की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो पा रही है। ये हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे, ये इससे पता चलता है जब एक बार फिर अपनी सेनाओं की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत सरकार एक और कूटनीतिक मिशन की तैयारी कर रही है, ताकि आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल पट्टी दुनिया के सामने खोली जाए। तो वहीं कांग्रेस की ओर से सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन हाँ, एस जयशंकर ने जो बयान दिया था उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट लिखी और एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उनसे सवाल पूछे। दुनिया में आतंक परस्त पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। करीब करीब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस ऑपरेशन में शामिल हैं, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखने से पीछे हट रही है। और दलील दी जा रही है कि जब प्रतिनिधिमंडल की लिस्ट बन रही थी तो इसकी जानकारी टीएमसी को क्यों नहीं दी गई। आखिर क्यों बिना पूछे टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया। ऐसे में अब टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का नाम वापस ले लिया गया है। अब यूसुफ पठान प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। पार्टी ने यूसुफ को विदेश दौरे से अलग कर दिया, जिस पर ममता बनर्जी ने सफाई भी दी और कहा इसे बहिष्कार न समझा जाए। यानी जब बात देश की आई तो ममता बनर्जी ने पहले दूरी बनाई और अब सफाई दे रही है। At present, we are supporting the central government views and action. They cannot decide the members' name from their own. हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी जासूस निकली। वो अक्सर पाकिस्तान आती जाती थी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान के कई वीडियो भी पोस्ट किए, जिसमें वो लाहौर के बाजारों और वहां के लोगों की जमकर तारीफें करती सुनाई दे रही थी। ज्योति पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताती थी। ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान प्रेम उसके वीडियो में भी झलकता है। अपने वीडियो में ज्योति मल्होत्रा लाहौर और वहाँ के बाजार की खूब तारीफ करती थी। पाकिस्तानियों से ज्योति इस कदर घुल मिल रही है जैसे वो अपने ही देश में हो। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। अपने हर वीडियो में ज्योति पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रही है। ज्योति ने अपने YouTube चैनल पर पाकिस्तान यात्रा के 1-2 नहीं बल्कि 7 वीडियो शेयर किए हैं और उसके पाकिस्तान के सारे टूर पाक स्पॉन्सर्ड थे। अपने हर वीडियो में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जमकर तारीफ कर रही है। अपने वीडियो के जरिए ज्योति ये भ्रम फैला रही है कि पाकिस्तान सबसे सेफ है। इस बीच जी मीडिया की टीम हिसार में जासूस ज्योति मल्होत्रा के घर पहुंच गई और उसके कमरे का बारीकी से जायजा लिया तो कई डॉक्यूमेंट्स मिले। हम आपको राजूराज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ज्योति मल्होत्रा का कमरा है और उसके कमरे में यहाँ पर आप देखें जो YouTube की तरफ से उसे सिल्वर बटन मिला है उसकी तस्वीर यहाँ पर ये लगी हुई है। उसके कमरे में ज्योति के कमरे में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। यूट्यूबर जासूस ज्योति मल्होत्रा के कमरे से कई दस्तावेज और फोटोज मिले हैं। उसने बांग्लादेश जाने के लिए भी वीजा अप्लाई किया था।
कमरे में बैंकॉक के पटाया की फोटो भी मिली है और ज्वेलरी खरीदने के कई बिल भी ज्योति के कमरे से मिला है। ज्योति बांग्लादेश जाने के लिए ये अप्लाई की थी, उसके ये तमाम डिटेल हैं जो इसके घर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान 3 बार जा चुकी थी, चाइना के कनेक्शन सामने आए। इस बात को लेकर लगातार जांच एजेंसियां ज्योति से पूछताछ करें। ज्योति मल्होत्रा को लेकर रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान की साजिशें भी बेनकाब हो रही हैं। भारत के गद्दार और पाकिस्तान की जासूस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला कि दानिश भारत के कई यूट्यूबर्स के संपर्क में था और इसके जरिए खुफिया जानकारी ली जा रही थी। हिसार पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी एम्बेसी का अधिकारी दानिश भारत के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से संपर्क में था और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए वो पाकिस्तान की इमेज सुधारना चाहता था। पहलगाम हमले के बाद तो इस काम में और तेजी आ गई थी। हिसार की यूट्यूबर ज्योति भारत में ISI की एसेट थी। यही नहीं, जासूसी के जाल में एक और हसीना यूट्यूबर पर शिकंजा कसा है। हिसार पुलिस के इनपुट पर ओडिशा पुलिस ने पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति को हिरासत में लिया। ओडिशा पुलिस पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति और ज्योति मल्होत्रा के कथित संबंधों की जाँच कर रही है। हिसार की ज्योति मल्होत्रा, जो यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो चलाती है, सितम्बर 2024 में जब पुरी आई थी तब उसने यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से संपर्क किया था। जांच में पता चला है कि प्रियंका ज्योति की सहेली है और वो भी पाकिस्तान जा चुकी है। पाकिस्तानी एम्बेसी का अधिकारी दानिश कई और यूट्यूबर्स के संपर्क में था, लेकिन बार बार पाकिस्तान जाने, वहां के इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों से मिलने के कारण ज्योति मल्होत्रा भारतीय एजेंसियों के रडार पर आ गई और इसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब जाँच और पूछताछ शुरू हुई तो भारत के गद्दारों का काला चिट्ठा सामने आ गया। जासूसी के आरोप में घिरी ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ एक और ट्रैवल ब्लॉगर का नाम भी सामने आया है। रोहतक के नवांकुर चौधरी पर अब आरोप है कि वो ज्योति मल्होत्रा के संग मिलकर खुफिया जानकारी ISI को देता था। इस मामले की जांच मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB कर रही है। पता चला है कि नवांकुर चौधरी सोशल मीडिया पर यात्री डॉक्टर के नाम से मशहूर है। वो मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS के बाद मुंबई शिफ्ट हो गया। आरोप है कि नवांकुर चौधरी ज्योति मल्होत्रा के साथ मिलकर ISI के लिए काम करता था। नवांकुर का सपना दुनिया के हर देश की यात्रा करना है। वो अब तक 95 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका है। नवांकुर चौधरी पाकिस्तान भी जा चुका है। YouTube पर उसके 17 लाख फॉलोअर्स और Instagram पर 6 लाख फॉलोअर्स हैं। नवांकुर पर जासूसी का आरोप तब लगा जब 17 मई 2025 को X पर कुछ पोस्ट में वो नजर आया। पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी दानिश और ज्योति के साथ नवांकुर की फोटो से सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ। आरोप है कि यात्री डॉक्टर नवांकुर ISI के लिए जासूसी करता है। लेकिन ये कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्यार मोहब्बत का पैगाम। हालांकि नवांकुर ने इन आरोपों से इनकार किया है और जांच में सहयोग की बात कर रहा है। हरियाणा में जासूस नेटवर्क का एक और किरदार सामने आया है। नूंह जिले के तावड़ू से एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी नेटवर्क में ये अभी तक की 8वीं गिरफ्तारी है। आरोपी को तावड़ू थाना के कांगर का गांव से अरेस्ट किया गया। मोहम्मद तारीफ नाम का ये शख्स झोला छाप डॉक्टर है और इसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तारीफ को उस समय हिरासत में लिया जब उसके खिलाफ पुख्ता सबूत सामने आए। आरोप है कि मोहम्मद तारीफ एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। उसके पास से एक फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद तारीफ करीब 6 महीने पहले अपने पिता के साथ पाकिस्तान गया था। जांच में सामने आया है कि तारीफ ने पाकिस्तान में कुछ लोगों से संपर्क साधा और फिर भारत लौटने के बाद भी वो लगातार उनके संपर्क में बना रहा। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। बांग्लादेश में रहना है तो यूनुस की अंतरिम सरकार के गुणगान करना होगा, नहीं तो बांग्लादेश पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी या फिर आपके घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। ये 2 तस्वीरें देखिए। कल बांग्लादेशी अभिनेत्री नुसरत फारिया की गिरफ्तारी हुई और आज प्रसिद्ध लोक गायिका और अभिनेत्री मुमताज बेगम के घर की, जिसे आज बुलडोजर से गिरा दिया गया। इन सेलिब्रिटीज पर एक्शन की वजह भी जान लीजिए। अभिनेत्री नुसरत फारिया ने शेख मुजीब उर रहमान की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन में शेख हसीना का किरदार निभाया था। नुसरत फारिया ढाका से थाईलैंड के लिए रवाना होने वाली थी, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लोक गायिका और अभिनेत्री मुमताज बेगम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिद जिया की करीबी हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थन है, अब तक कई अवार्ड जीते हैं। आवामी लीग के कारण अभिनेत्री नुसरत फारिया की गिरफ्तारी हुई। प्रसिद्ध लोक गायिका मुमताज बेगम का घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या यूनुस सरकार चुन चुन कर उन कलाकारों का सफाया कर रही है जो भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकती हैं।
संभल का मंदिर मस्जिद विवाद कोर्ट के फैसले से एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है और आदेश जो है वो हिंदू पक्ष के फेवर में आया है। यानी संभल की जामा मस्जिद का फिर से सर्वे होगा। मस्जिद कमेटी की याचिका कोर्ट में खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट ने इस सर्वे पर रोक से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। मतलब ये कि लोअर कोर्ट के सर्वे का आदेश बरकरार रहेगा, जिसे मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि जब जामा मस्जिद में सर्वे की शुरुआत हुई थी, मस्जिद में सच ढूंढने की कोशिश हुई थी, तो खास वर्ग के तथाकथित बैरिस्टर ने साजिश के तहत सर्वे को रोकने की कोशिश की, सर्वे की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन अब हाईकोर्ट से भी सर्वे पर मुहर लग चुकी है। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरे प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर संभल में जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी है। जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने अपना दावा ठोक दिया है। मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर बताया गया। मस्जिद में मंदिर के सबूत होने का दावा किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था। लेकिन मस्जिद में सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क गई थी। ऐसे में एक बार फिर कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लग चुका है और सर्वे के आदेश को कायम रखा गया, जिसके बाद इस सर्वे से संभल में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कोणार्क कॉर्प्स के रेगिस्तानी क्षेत्र में लोंगेवाला का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की काबिलियत की सराहना की और भारतीय वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के साथ कोऑर्डिनेशन में किए गए ज्वाइंट ऑपरेशन की समीक्षा भी की। और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर लाखों छात्रों के होश उड़ जाएंगे कि कहीं उनकी शिक्षा में मिलावट का खेल तो नहीं चल रहा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आपको कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होगा, क्योंकि किताबें तो बच्चों के भविष्य बनाने के लिए ही होते हैं, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और ही है। तस्वीरों में दिख रही ये सारी किताबें नकली हैं, जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। राजधानी दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया जो एनसीईआरटी की नकली किताबें छापकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने शाहदरा और हिरनकी की 2 दुकानों से 1,70,000 से ज्यादा नकली किताबें जब्त की, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इन मामले में दुकान चला रहे बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। इन किताबों में कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन किया गया है। सवाल ये है, इतने बड़े इस रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है जो बच्चों के भविष्य में मिलावट का खेल खेल रहा है? फिलहाल पुलिस भी यही पता करने और पूरे अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जांच कर रही है। और अब बात मौसम की करेंगे। अभी मानसून की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन बेंगलुरु पानी पानी हो गया। सुबह बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर घुटनों तक का पानी भर गया, गलियां पानी से लबालब हो गईं और निचले इलाके भी पानी से तरबतर नजर आए। शहर में जाम की स्थिति पैदा हो गई। सैलाब से निकलने के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आए। बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कार और ट्रक तो आधे पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। पानी इतना कि जेसीबी मशीन को भी सड़क पार करने में दिक्कत हुई। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। आलम यह रहा कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी 2 पहिया वाहन चालकों को हुई, क्योंकि सड़क पर घुटनों से भी ज्यादा पानी था। बेंगलुरु के शांतिनगर बस स्टैंड इलाके की तस्वीर देखिए। छोटे वाहनों के साथ बड़े वाहनों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वीडियो सिल्क बोर्ड मेट्रो स्टेशन का है। मेट्रो स्टेशन के नीचे इतना पानी भर गया कि बसों का निकलना मुश्किल हो गया। बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि सड़कों के साथ साथ लोगों के घर भी पानी में डूब गए। लोग बाल्टियों से पानी निकालते नजर आए। बारिश के बाद कांतरवा आउटडोर स्टेडियम भी पानी पानी हो गया। स्टेडियम के अंदर तक बाढ़ बारिश का पानी भर गया। पहली बारिश ने बेंगलुरु को इतना भिगोया कि सड़क से लेकर घरों तक सैलाब का कब्जा हो गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु स्मार्ट सिटी है।
इस सैलाब से लोगों को बचाने के लिए सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव नजर आई। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे शहर में सैलाब आ गया और निचले इलाके में फंसे लोगों को बचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। वैसे तो बुलडोजर अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए प्रचलन में है, लेकिन यहाँ बुलडोजर का इस्तेमाल बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए किया गया। पुलिस प्रशासन की टीम नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाती नजर आई। ये तस्वीर देखिए, लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की टीम ने डॉगी का भी रेस्क्यू किया। जल भराव से बचने के लिए लोग सिर पर अपना बैग लेकर सैलाब को पार करते नजर आए। देखिए कैसे बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं। छोटी गाड़ियां तो छोड़िए, भारी भरकम टैंकर को भी इस सैलाब से निकलने में परेशानी हो रही है। प्रशासन की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए लोगों को डूब रहे क्षेत्रों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। कुछ इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी इतना भर गया कि निकासी के लिए बुलडोजर का सहारा लेना पड़ा और सड़कों से पानी हटाने का काम शुरू किया। अभी तो मानसून शुरू भी नहीं हुआ है और पहली बारिश ने बेंगलुरु की सूरत पूरी तरह से बिगाड़ दी। गुजरात के राजकोट में अपराधियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां 38 अवैध निर्माण को बारी बारी से ध्वस्त कर दिया गया, जिसे अपराध की नींव पर ही खड़ा किया गया था। ये धमक उस एक्शन की है जो राजकोट में दिख रहा है। अपराध के खिलाफ बुलडोजर की गरज के साथ शुरू इस कार्रवाई में एक के बाद एक 38 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इन आलीशान दीवारों के पीछे काला खेल चल रहा था। नशे का धंधा, अवैध कब्जे और संगठित अपराध जो इन इमारतों के साथ ही मिट्टी में मिल गया। पुलिस के मुताबिक कुछ मकान जमीन पर कब्जा करके बनाया गए थे। कुछ मकानों की नींव अपराध की संपत्ति से पड़ी, जिसे पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ये सिर्फ बुलडोजर एक्शन नहीं है, ये सब्र का बांध है जो अब अवैध निर्माण की तरह टूट चुका है। राजकोट में कानून का हंटर ऐसा चला कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। पुणे में पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के मिले इनपुट पर एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को इंडियन एयरफोर्स का अफसर बताता है और महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। आरोपी की पहचान गौरव कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। गौरव कुमार पुणे में एक होटल में काम करता था और सोशल मीडिया पर खुद को भारतीय वायुसेना का अधिकारी बताता था। वायुसेना की वर्दी पहनकर तस्वीरें पोस्ट करता था ताकि महिलाओं को आकर्षित कर सके। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने कई महिलाओं को अपनी जाल में फंसाया। आरोपी के घर की तलाशी के दौरान पुलिस ने भारतीय वायुसेना से संबंधित वस्तुएं जब्त की हैं। पुलिस को 2 इंडियन एयरफोर्स की टी शर्ट, 1 जोड़ी एयरफोर्स की पैंट, लड़ाकू जूते और इंडियन एयरफोर्स के 2 बैच मिले हैं। इसके साथ ही IAF वर्दी जैसा दिखने वाला ट्रैक सूट भी मिला है और इन्हीं कपड़ों को पहनकर आरोपी महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। फिलहाल आरोपी पुलिस के कब्जे में है। आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रफ्तार का शौक और सड़क पर लापरवाही का अंजाम अक्सर खौफनाक ही साबित होता है। एक ऐसे ही खौफनाक हादसे की तस्वीर उत्तराखंड के मसूरी से सामने आई है, जहां 2 कारों की आपस में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार तो सड़क के किनारे बनी सेफ्टी वॉल पर चढ़ गई और कार का अगला हिस्सा लगभग तबाह हो गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे के बाद भी किसी को खास चोट नहीं आई और कार में बैठे लोग आराम से बाहर निकलते नजर आए। तस्वीरों को गौर से देखने पर पता चलता है कि सामने से आ रही कार ने मोड़ पर अचानक अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चली गई। इसी दौरान दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी। कार इतनी रफ्तार में थी कि ड्राइवर वक्त पर संभाल नहीं पाया और दूसरी कार से टकराते हुए वो सेफ्टी वॉल पर जा चढ़ी। CCTV में कैद ये हादसा इतना खौफनाक है कि जरा सा भी कार आगे बढ़ती तो कार में सवार सभी लोगों की जान जा सकती थी। काफी समय से फरार चल रही लुटेरी दुल्हन अब राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। ये ऐसी लुटेरी दुल्हन है जो एक युवक से शादी कर 12 दिन बाद ही जेवर और नकदी मोबाइल समेट कर फरार हो गई, जिसे सवाई माधोपुर की मानाटाउन थाना की पुलिस ने भोपाल से धर दबोचा। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 20 अप्रैल की है, जब लुटेरी दुल्हन एक और वारदात को अंजाम देने के लिए शादी रचा रही है। दूसरी तस्वीर जब गिरफ्तारी के बाद की। 20 अप्रैल को शादी और 2 मई को सब कुछ लूट कर फरार हुई। ये युवती जराइम की दुनिया का वो लुटेरी है जिसका एक ही काम था, पुरुषों को अपने जाल में फंसाना और शादी की आड़ में उनका सब कुछ लूट लेना। इसके कारनामे इतने बड़े हैं कि ये अब तक 1-2 बार नहीं बल्कि 25 बार शादी कर चुकी है। भोपाल में फर्जी विवाह करवाने वाला इनका गिरोह है।
विवाह के लिए इच्छुक व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं। ये गिरोह विवाह कराने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए तक सौंदा तय करते थे। अनुराधा ने विष्णु शर्मा के घर से फरार होने के बाद भोपाल में किसी और से 2 लाख रुपए लेकर फिर से विवाह कर लिया और उसके साथ रह रही थी, जिसको पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है।